हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा विधानसभा सत्र की शुरुआत बुधवार से होने जा रही है और सत्र के एक दिन होने को लेकर के अभी भी कयास है, क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये एक दिन का होगा या फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इस पर अंतिम जो फैसला होगा वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को लेना है। लेकिन जिस तरह से सत्र से पहले सीएम और विधानसभा अध्यक्ष समेत कई विधायक, कई मंत्री कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है, उसे देखते हुए एक दिन के सत्र होने की ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। उधर कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। इसको लेकर बाकायदा एक बैठक भी की गई। क्या कुछ निकला है और क्या अभी की स्थितियां हैं, जरा एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार से शुरू होने जा रहा है, लेकिन सत्र एक दिन का होगा या फिर इसे बढ़ाया जाएगा, इस पर अंतिम फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी BAC को लेना है। हालांकि विधानसभा सत्र के शुरू होने से ठीक पहले जिस तरह से सीएम मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष और कुछ विधायकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उससे एक दिन के सत्र होने की अंदेशा जताई जा रही है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। हमारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमने पूरा ध्यान रखा है और पूरे विधानसभा को सैनिटाइज कराना और वहां इस बात को सुनिश्चित किया है कि किसी तरीके का कोरोना को लेकर के कोई रिस्क ना रहे। इसके लिए हमने तमाम एहतियात बरतने का काम किया है। और जो MLAs है, जैसे हमारे जो पहले बैठते थे एक एक बेंच पे दो, वो ना बैठ करके दर्शक दीर्घा के अंदर भी और स्पीकर गैलरी के अंदर भी उनकी तमाम विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कल 11 बजे BAC की मीटिंग है, उसके अंदर फाइनल फैसला होगा। और अभी टेंटेटिव 2 दिन का सत्र रखा गया था, लेकिन अभी काफी सुझाव MLAs के और आ रहे हैं कि इसको एक दिन का ही रखा जाए, लेकिन तो फाइनल जो फैसला होगा वो कल BAC की मीटिंग के अंदर ही होगा। उधर कांग्रेस ने भी विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए अपने विधायकों के संग बैठक कर रणनीति बनाई। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो सदन में न सिर्फ घोटालों का मामला उठाएगी, बल्कि कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाएगी। कॉलिंग अटेंशन दी है हमने, एडजॉर्नमेंट मोशन दिए हैं, रेजोल्यूशन दिए हैं। पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि जो ये इतने घोटाले हो रहे हैं उनका पर्दाफाश करना है। कर्मचारी हैं, परेशान हैं, PTI का मामला है, कर्मचारियों का मामला है और कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है। जिस प्रकार से आज हरियाणा की स्थिति, वो सारे मुद्दे हैं, पूरी रूप से तैयार है। कोरोना के साए में शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में प्रदेश सरकार एक दिन के भीतर ही एक सप्ताह के कामों को निपटाने की कोशिश करेगी। दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि के बाद प्रश्नकाल में विधायकों के 20 सवालों पर जवाब दिए जाएंगे। सत्र में 10 अध्यादेशों को बिल के रूप में पारित किया जाएगा, जबकि 3 नए अध्यादेश सदन पटल पर रखे जाएंगे। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण और पिछड़ा वर्ग A को 8% आरक्षण के विधेयक सदन पटल पर रखे जाएंगे। इसके अलावा विलेज कॉमन लैंड विधेयक भी सदन में पारित कराने की कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली और इस रिपोर्ट के बाद जरा जल्दी से बिना समय गवाए सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रविंद्र ढुल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता मनीष खटाना जी हमारे साथ कार्यक्रम में है और राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। जरा जल्दी से सबसे पहला सवाल रविंद्र ढुल जी आपसे ही, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से मौजूदा वक्त में परिस्थितियां बनी हुई हैं, संक्रमण जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, खतरा लोगों के ऊपर भी है और कई नेता, कई विधायक और अब तो मुख्यमंत्री तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, तो ऐसे में सत्र की अवधि को लेकर के बार बार सवाल उठ रहा है। हालांकि BAC की बैठक में ही वो ये तय हो पाएगा कि क्या समय अवधि होगी, कितने दिन का ये होगा, टाइमिंग क्या रहेगी। लेकिन आपको लग रहा है कि क्या होना चाहिए, प्रपोजल कुछ इसको लेकर के रखा गया है? जो है चीज आएगी, आपको मैं बताऊँ, जब तक
बीएससी की मीटिंग सुबह 11 बजे नहीं होती, कल लगती, तो सटा ये करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे जिस प्रकार की सूचनाएं रही हैं तो ऐसी कहीं सरकार हो मिलजुल ऐसा लगता है कि छोटा करने का ही प्रयास होगा ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण को फैलने की हो उससे बचा जा सके। इसी कारण से ही जो यहाँ पर एफर्ट किए गए हैं, आपको पता है कि जितने भी विधायक ने मुख्यमंत्री या मंत्री जो भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उसके कारण यही था कि कहीं न कहीं जो सरकार की तरफ से प्रयास किए गए थे, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर प्रयास किए गए थे कि इस बात को बिल्कुल प्रूव किया जाए कि किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो और संक्रमण ना फैले। तो जो रह गई है लगभग 87 के 83 के आसपास हमारा मानना है। तो जो है जिस प्रकार का अरेंजमेंट किया गया, चाहे वो दर्शक दीर्घा हो, चाहे वीआईपी विधायक से ही बैठने का प्रबंध किया गया है। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्था। ठीक है दलवीर जी, कोई प्रपोजल ऐसा दिया गया है कि विपक्ष को भी इस बात को लेकर के सहमत करवाया जाए कि सत्र की अवधि है वो 1 दिन रहे या कुछ कम रहे? समेंदु जी, सबको पता है ये पूरी दुनिया आज इससे पीड़ित है और क्या क्या समस्याएं आई, कितने नेगेटिव आए, कितने पॉजिटिव आए। तो तकरीबन अपने हरियाणा की रिपोर्ट तो 83 नेगेटिव हैं, बाकी पॉजिटिव यहाँ काफी आए हैं। तो इससे मैं तो यही कहना चाहूंगा, जैसे सरकार ने एक निर्णय लिया है, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परसों एक बात कही थी, वो बात अच्छी रही कि जिस तरह से सरकार चाहेगी हम सरकार का इस मामले में सहयोग करेंगे। किसी को तकलीफ हो, सत्र का छोटा समय करना पड़ा, अगर कोई मजबूरी हुई, किसी तरह की बात हुई, या फिर आप ये मान के चलिए कि सरकार जो निर्णय लेगी हम सबसे बात करके हम उस पर हम सरकार का सहयोग करेंगे। ये बड़ी अच्छी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की इस बात के लिए मैं तारीफ करूंगा। अगर साथ मिलकर एक बात रखी है कि ये एक भाजपा, जेजेपी, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी की बीमारी नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक तकलीफ दे बीमारी है और इससे कैसे बचा जाए और सरकार भी कैसे ठीक से चले जाए, लोगों की भलाई कैसे हो। सत्र में क्या होता क्या सत्र में यही होता है, लोगों को ये पता चले सरकार किस जगह पे बैठी है, विपक्ष सवाल पूछता है, सरकार अपने जवाब देती है, सबका भला कैसे हो। विपक्ष भी सबका भला चाहता है, सरकार भी सबका भला चाहता है, तरीका हो सकता अलग हो, मंजिल सबकी है कि प्रदेश के हर व्यक्ति का भला कैसे हो। लेकिन क्या लगता है कितना समय होना चाहिए? 1 दिन काफी रहेगा या 2 दिन काफी रहेंगे? क्योंकि कुछ ना कुछ तो टाइमिंग कम करनी पड़ेगी। समेंदु जी, हम लोग प्रवक्ता है, आप हम सब बैठे हैं, हमें अगर हालात देखें प्रदेश और देश के या अपने हरियाणा के, हालात अच्छे नहीं है, हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। बाकी नेताओं की बड़ी इच्छा थी, विपक्ष की भी इसका बड़ी इच्छा थी कि हम अच्छे से अच्छे सवाल लेके जाएं, और सरकार की भी इच्छा थी कि हमने बुरे वक्त में कैसे प्रदेश की भलाई के लिए काम किया, कैसे देश की भलाई के लिए सब काम कर रहे हैं और सब एकजुट होकर काम किया है। ये मैं पक्ष विपक्ष और सरकार की बातें मैं नहीं करूंगा, सब ने अच्छे अच्छे काम किए हैं कोरोना के टाइम में। वो बातें आती, बेरोजगारी जैसे दर बहुत बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, हिंदुस्तान में या हरियाणा में नहीं बढ़ी, पूरी दुनिया में बढ़ी है, हर जगह छटनी है, हर जगह तकलीफें हैं। और मैं तो हैरान इस बात के हूं, हम कई दिन से एक मुद्दा उठा रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पता नहीं क्यों बहुत बातें भूल जाते हैं। मैं तारीफ कर रहा हूं उनकी कई बातों में, पीटीआई टीचर की बातें जरूर करते। मैं ये पूछना चाहता हूं, पीटीआई टीचर वाली समस्या हुड्डा साहब आपकी दी हुई है, और आप जो आज फार्मूले अपना रहे हो और बता रहे हो कि सरकार ने ऐसा करना चाहिए, हाई कोर्ट में तो आपके समय में हो गई थी, उनके खिलाफ फैसला आ गया था और आपके लगाए हुए हैं। आपने ऐसा क्यों नहीं किया जो आज आप बता रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, विधानसभा आप सुझाव रखिए। हम चाहते हैं पीटीआई टीचर को भी क्यों तकलीफ हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार लाचार है जितनी भी, अगर विपक्ष और सरकार मिलकर और उनका भला कर दे तो क्या बुराई है? ठीक है, हम करेंगे, भलाई भी करेंगे। हुड्डा साहब को ये बताना चाहूंगा, पर ये समस्या जो गैर टीचर की और टीचरों की जो समस्या इस प्रदेश को दी है, और इस तरह की और समस्याएं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपने दी, आप भूल जाते हो, पता नहीं क्या बात, याददाश्त आपकी बहुत छोटी है। ठीक है, जरा मैं जल्दी से एक एक्शन ले लेता हूं मनीष जी, फिर उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आता हूं। ये जो टीचर्स को लेकर के जो सवाल उठाया जा रहा है, उसको लेकर के मैं भी जवाब लूंगा, लेकिन क्या अगर ऐसा होता है कि सत्र की अवधि कम होती है, आपको लगता है कि वो ठीक होगा? कम जो समय है वो इस टाइम ठीक है, या आपके जो सवाल हैं, आपके जो मुद्दे हैं वो ज्यादा हैं, 1 दिन का समय होता है या 2 दिन का समय होता है, वो आपके लिए नाकाफी रहेगा? देखिए, सत्र की अवधि घटाना मेरे हिसाब से गलत है। जो भी हालात देश में और प्रदेश में चल रहे हैं, आज हर व्यक्ति उस हालात से जूझ रहा है।
हर व्यक्ति, एक आम आदमी आज रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, रोजगार के लिए घर से बाहर निकल रहा है। शुरू के जो लॉकडाउन में 2 महीने हम लोग अपने घरों में रहे, बिल्कुल पैक रहे, लेकिन उसके बाद आम आदमी का जीवन यापन करना वास्तव में मुश्किल हो गया, तो वो घर से बाहर निकला। आज पूरा देश सड़क पर है, पूरा देश अपने काम के लिए बाहर व्यस्त है। जब ऐसे में हमारे जनप्रतिनिधि जो मात्र एक दिन के लिए, जो यहां से 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर चंडीगढ़ जाकर विधानसभा में बैठेंगे, जिन्होंने हमारे भलाई के लिए कोई काम करना है, जिसने पक्ष भी है और विपक्ष भी है, जिन्होंने मुद्दे उठाने हैं, सवाल करने हैं, जिसका संवैधानिक हर व्यक्ति को अधिकार है, हर जनप्रतिनिधि को अधिकार है सरकार से सवाल पूछने का, तो सरकार इन सवालों से भाग क्यों रही है? सरकार हमेशा ऐसा करती है कि जब भी सत्र बुलाते हैं उसकी अवधि को घटाने का काम करती है, सवालों को घटाने का काम करती है, विपक्ष को ना बोलने का, विपक्ष को टाइम ना देने का काम करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार, जिस तरीके से सरकार की नाकामयाबी पिछले 6 साल में हरियाणा की जनता के सामने आई और लगातार वो नाकामयाबी बढ़ती जा रही है। देख रहे हैं मनीष जी के मुख्यमंत्री संक्रमित हो गए हैं, कई जो मंत्री हैं वो इसमें संक्रमित हो चुके हैं, विधायक संक्रमित हो चुके हैं, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता वो भी संक्रमित हो चुके हैं, वेदांता में वो भर्ती हैं। तो ऐसी परिस्थितियां देखते हुए क्या अगर समय की अवधि, क्योंकि ये तो खुद जो विधायक हैं, जो नेता हैं, जो आएंगे विधानसभा सत्र के दौरान, तो उनके लिए खुद की सुरक्षा के लिए जरूरी नहीं लगता? मुख्यमंत्री जी संक्रमित हुए हैं, अध्यक्ष जी संक्रमित हुए हैं, मंत्री जी हुए हैं, हम उनके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ होकर दोबारा लौटे और लोगों के बीच में, लोगों के जो भलाई के लिए उनको जनप्रतिनिधि बनाया है उसके लिए काम करें। लेकिन विधानसभा के सत्र में वहां पर जाना, विधानसभा सत्र बुलाना, उसकी अवधि को बढ़ाना और लोगों की भलाई के लिए कार्यों को करने के लिए जो समय वास्तव में जनप्रतिनिधि को अपनी जान हथेली पर रखकर जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में कभी ये नहीं देखते कि रात को 9 बज गए हैं, मैंने खाना नहीं खाया, 10 बज गए हैं, आपका कहने का किसी की मतलब घंटी नहीं सत्र की अवधि कम नहीं रात होनी को 2 नहीं 1 सेकंड लूंगा सर शुभेंदु जी, रात को 2-2 बजे भी हम लोगों के घरों में जाकर वोट मांगते हैं और आप बड़े अधिकार से मांगते हैं कि हम आपकी भलाई के लिए काम करेंगे, हम देश के लिए करेंगे, हम प्रदेश के लिए। आज वो समय आया है, ठीक है। तो आज आपको बीएससी की बैठक में यानी कि काम करने हैं। बीएससी की बैठक में कांग्रेस के द्वारा इसको माना नहीं जाएगा। यदि एक दिन का ये तय किया जाने की बात होती है तो कांग्रेस मना कर देगी। देखिए, आप अवधि 2 दिन की रखें, 3 दिन की रखें या 1 दिन की रखें, लेकिन आप विपक्ष के द्वारा पूछे गए सवालों का संतुष्टि पूर्वक उसका जवाब दें और हरियाणा की जनता की भलाई के लिए जो कदम पिछले 4-5 महीने से सदन चला नहीं कोरोना में, तो आप ऐसे कानून लाएं, ऐसे नियम बनाएं। और जो बेरोजगारी, हुड्डा साहब भी कह रहे थे कि बेरोजगारी की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो वास्तव में आज बढ़ चुके हैं, जिनके ऊपर गंभीरता से जरा जल्दी से रिएक्शन भी ले लेते हैं। सुखबीर तंवर जी और योगेश कौशिक जी भी बने हुए हैं। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन सुखबीर जी आपसे लेता हूं और फिर मैं योगेश जी आपके पास भी आता हूं। सुखबीर जी, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनीष खटाना ये कह रहे हैं कि सत्र की अवधि कम नहीं होनी चाहिए, कोरोना काल चल रहा है वो अलग है, हम वोट मांगने के लिए भी तो जाते हैं घरों में, वहां पर भी तो रिस्क होता है, तो अब भी रिस्क होना चाहिए। मनीष खटाना तो ये कह रहे हैं, आपका क्या मानना है, आपकी पार्टी का क्या मानना है? शुभेंदु जी, कोरोना महामारी एक वैश्विक समस्या है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान और इस नई सरकार के गठन के बाद जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में अनेक समस्याएं और पिछले 9 महीने में 9 बड़े घोटाले हुए हैं, उन पे भी चर्चा सदन में आवश्यक है। वो 1 दिन का रखे, 2 दिन का रखे, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम है। उसमें हुड्डा साहब जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी होंगे और दूसरे विपक्षी दल के लोग भी होंगे और सत्ता दल के लोग भी होंगे। ये उनका काम है कि वो तय करेंगे कि भाई इस दौरान क्या रखा जाए, कितना रखा जाए। लेकिन जिस प्रकार से ये तो कोरोना संक्रमण से ग्रसित हुए सीएम साहब और विधानसभा के अध्यक्ष महोदय और मंत्रीगण और अनेक दूसरे भी विधायकगण, हम उनके जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन उनके रिपोर्ट से पहले जिस प्रकार से हमारे 25 सवाल थे इंडियन नेशनल लोकदल के, उनमें से मात्र 2 सवालों को मंजूरी मिली और 15 हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे, उनमें से भी सिर्फ 2 को मंजूरी मिली। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पहले ही स्पष्ट हो जाती है कि विपक्ष ने जो मुद्दे उठाने हैं उनको जिस प्रकार से शॉर्ट लिस्ट किया गया है, कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जब हरियाणा प्रदेश के चुने हुए जनप्रतिनिधि ही
हरियाणा प्रदेश से जुड़ी हुई, चाहे भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई बात हो, चाहे और अनेक इस सरकार, ठीक है, यानी कि आपको भी लगता है कि सत्र की अवधि कम करना ये गलत होगा। उनके लिए ठीक है, मैं जरा जल्दी से रिएक्शन ले रहा हूं, मैं सभी से जल्दी से रिएक्शन ले रहा हूं, मैं दोबारा से वापस लौटूंगा, मैं दोबारा से सभी के पास वापस लौटूंगा, लेकिन जल्दी से जरा योगेश कौशिक जी से भी एक रिएक्शन कि आपको क्या लगता है सर, जो सत्र की अवधि को लेकर के सबसे पहले जो सवाल उठ रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का काल, ऐसे में अगर सत्र की अवधि कम होती है तो क्या ये सही है या नहीं? देखिए, मैं ना थोड़ा सा पीछे से चल के अगर एक्सप्लेन करूं तो ज्यादा सबको समझ में आएगा। जब कोविड का मामला शुरू हुआ तो बड़ा स्मार्टली हैंडल किया गया और हरियाणा बहुत अच्छे तरीके से उससे पार पा गया। लेकिन आज का जो दिन आके खड़ा हो गया है, उस दिन में खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, और अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अगर नहीं होते हैं तो मैं ये मानता हूं, लोगों का मानना क्या है मुझे मालूम नहीं, कि मेरे ख्याल में फिर उस सत्र का कोई मतलब औचित्य नहीं नजर आता मुझे, नंबर एक। नंबर दो क्या है कि कई मामलों में नेशनल पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस का भी ये स्टैंड रहा है कई जगह पे। मैं उदाहरण देता हूं बिल्कुल क्लियर कट, कि नीट के एग्जाम होने हैं, जेईई के एग्जाम होने हैं, उसमें क्लियरली जो है कांग्रेस का बिल्कुल क्लियर कट ये कहना है कि ये एग्जाम नहीं कराए जाने चाहिए। रीजन इज वेरी क्लियर, रीजन ये स्पष्ट है कि अगर आप देखते हैं तो लगभग 6 से 10% तक कोरोना संक्रमित लोग घूम रहे हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, वो पता लगे या ना लगे। और अगर वो उनके बीच में जाते हैं और लाखों लोगों का एग्जाम होता है तो वो उनको खतरा हो गई होगा। अब सेम हालात देखो, मैं मतलब फिर मैं वहीं पे आ जाता हूं कि जो शुरुआत में था अब हालात उससे बुरे हो गए हैं, मतलब हम बुरे हालात की तरफ जा रहे हैं, तो हमें प्रिकॉशन जरूर लेनी चाहिए। और क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ये हमारे लिए एटलीस्ट बहुत कॉस्टली हैं, हमारे लिए बहुत कीमती हैं, ठीक है, तो उनको हमें ये समझते हुए मेरा मानना शायद मैं अगर मेरी कहीं पे कोई सुनता या चलती तो मैं तो कह देता कि अभी इसे टाल दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अच्छा नतीजे निकल पाएंगे। नहीं, लेकिन कानूनी रूप से भी जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें 6 महीने का कुछ अंतराल होता है, उसमें सिटिंग होनी जरूरी होती है, और उसके बाद क्योंकि क्या चीजें एक दिन का कर लें उसके बाद शायद क्या चीजें कोरोना की वजह से नहीं बदली हैं। अभी मैं एक उदाहरण दे देता हूं। अभी सबको पता होगा कि जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनका रोड पे चलने के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, मेरे ख्याल में हर साल नहीं वो फिटनेस सर्टिफिकेट देना होता है। सरकार ने ये कह दिया कि अगर आपकी फिटनेस खत्म हो रही है आज तो दिसंबर तक आप ऐसे ही चला सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि देखो मेरा मानना बिल्कुल स्पष्ट है, देश रहेगा, लोग रहेंगे, लोगों से देश बनता है, और ये तो हमारे नेता हैं, ये हमारे लिए बहुत कीमती हैं। मैं इनका वोटर हूं या ना हूं, मेरा मानना ये है कि ये जरूर रहने, मतलब इनको आंच नहीं आनी चाहिए, वरना परेशानी स्टेट को और खड़ी हो जाएंगी, और इससे स्टेट की बदनामी भी होती है। आप माने या ना माने कि जब आपका कोई भी हमें कह देगा आपका मुख्यमंत्री कोई हो गया तो फिर आपका क्या ध्यान रखेंगे, तो ये चीजें हमें प्रिकॉशनरी ये लेनी चाहिए, मेरा मानना है। एहतियात के तौर पर हमें, और मेरा मानना है, देखना हुड्डा जी भी शायद इसमें पूरी सपोर्ट करेंगे कि ठीक है, क्योंकि वो भुक्तभोगी हैं। प्रवक्ता तो यहाँ मान नहीं रहे, प्रवक्ता देखिए ये अपनी प्ली लेते हैं, ये पार्टी का स्टैंड है या इनका स्टैंड है ये बताएंगे, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मैं जरा एक रिएक्शन मैं रविंदर जी आपसे लेना चाह रहा हूं। विधायक जो कोरोना पॉजिटिव है, चाहे उसमें मंत्री हो चाहे दूसरे नेता हो, अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो क्या उनको सदन में एंट्री करने से रोका जा सकता है? ये बड़ा मुश्किल है। रविंदर जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? दोबारा रिपीट करेंगे रविंद्र जी? मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि संवैधानिक रूप से जो भी विधायक अगर कोरोना संक्रमित होता है, अगर क्योंकि वो अगर सदन में आना चाहता है तो उसको कैसे रोका जाएगा? अगर वो आना चाहता है तो वो संवैधानिक रूप से तो आ सकता है सदन में। देखिए, संवैधानिक रूप से वो आ सकता है, लेकिन आप एक बात तो देखें कि जब नेशनल डिजास्टर के रूप में कोरोना को जो है रखा गया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उसकी गाइडलाइन सर्वोपरि होंगी, तो उसकी गाइडलाइन के अनुसार जो है कोरोना संक्रमित जो है आइसोलेट उसे अपने आप को करना होगा, इंस्टीट्यूशनल हो चाहे होम सेल्फ आइसोलेशन हो, वो एक अलग एस्पेक्ट है, वो डॉक्टर की सलाह के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन उसको वो करना होगा क्योंकि उनकी प्रेजेंस जो है वो औरों के लिए थ्रेट होगी, मतलब कि वहां से संक्रमण फैलने का डर रहेगा,
और क्योंकि नेशनल डिजास्टर कोरोना को नोवेल कोविड को जो है घोषित किया जा चुका है, ऐसी परिस्थिति के अंदर विधायक चाहें भी तो भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके पूरी तरह से जो गाइडलाइन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो उनके खिलाफ। लेकिन विपक्ष के द्वारा भी बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं अलग अलग चीजों को लेकर के, धान में, शराब में, हर अलग अलग चीजों को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। उसको लेकर के क्या सरकार की तरफ से तैयारियां हैं? क्योंकि सदन चाहे कितना भी लंबा हो या छोटा हो, तो वहां पर अगर ये विषय नहीं उठ पाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आज इस कार्यक्रम के जरिए जो विपक्ष के सवाल हैं वो यहां पर पूछ लिए जाएं और सरकार की तरफ से हो सकता है कुछ एक सवालों का जवाब वहां पर दे दिया जाए। उन सवालों को लेकर के क्या तैयारी है सर? आप इस बात को समझिए कि यहाँ मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है इस सत्र की जो है अवधि छोटी हो जाए। हाँ। अगर छोटी भी होगी तो कम से कम 2 दिन की तो होगी। 2 दिन के सत्र में जो सवाल जो है विपक्ष नहीं पूछ पाएगा, तो मेरे हिसाब से आधे घंटे की डिबेट में तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। पॉइंट 1। दूसरी बात, जो इनके एडजर्नमेंट मोशन है, चाहे कॉलिंग अटेंशन मोशन है, लगभग 30 के आसपास मोशन जो है अभी तक मिले हैं विधानसभा जो डिप्टी स्पीकर साहब को, और जिसमें से रजिस्ट्री घोटाले का, कथित रजिस्ट्री घोटाले का है, तो दूसरा शिशु मृत्यु दर को लेकर के। इसके अलावा बाकी अंडर कंसिडरेशन, उनके ऊपर फैसला कल तक होना संभावित है। 187 क्वेश्चन मिले हैं विधानसभा के विधायकगणों से, 40 को तो कल ही लगा दिया गया है। तो ऐसा है, जितना भी मतलब एक मानिए कि एक संवैधानिक प्रोविजन सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए वो सरकार कर रही है, और पूरे विपक्ष को भी बात रखने का पूरा मौका दिया जा रहा है। लेकिन दलवीर जी, विपक्ष का ये कहना है कि आवाज दबाई जा रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे INLD हो, वो कह रहे हैं कि सत्र की अवधि कम करने की जो बात चल रही है वो इसीलिए कि विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं। दलवीर जी, सवेंदु जी, मैं रविंद्र जी, सुखबीर, ये सवाल जो है दलवीर जी से सर, मैं आता हूं आपके पास। सवेंदु जी, जिस तरह के मुद्दे बने हैं, धान घोटाले की बात करते हैं, रजिस्ट्री घोटाले की जिस तरह से बात करते हैं, शराब घोटाले की बात करते हैं। सर मैं माफी के साथ रुकना चाहूंगा। मैं सबसे पहले यही पूछना चाहता हूं कि घोटाला जिस शब्द का बार बार विपक्ष जिक्र करता है, आप मानते हैं कि असल में घोटाला है या जांच चल रही है, जांच हो रही है, क्या है ये? सर सवेंदु जी, अच्छे है जनता भी जाने, आपने जिस तरह से वेरीफाई करने के लिए बोले, मैं बताना चाहता हूं, जब धान घोटाले की बात आई, ये बिल्कुल हवाई बातें हैं। हमने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंत्री जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी बार बार एक बात बताई है, आप घोटाला किस चीज को बोलते हो, मैं समझ में नहीं आई। हम तो कार्रवाई करते हैं, मैं कहता हूं कोई लाल किले की रजिस्ट्री तो ही नहीं है, जमीनों की रजिस्ट्री हुई है, वो होती आई है। हमने तो 2017 से मांग कर दी, 2017 से जो हुई है, और जो 2002 से जो हुई है, और नया हमें वो लेके आ रहे हैं कि भाई रजिस्ट्रियां जो है जिस तरह से उतरी वो सिस्टम ना बने। सरकार ने भी ये चाहा है कि डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार सब मिलके इस काम को करें कि कोई भी किसी तरह की गलत रजिस्ट्री ना हो जो कानून के दायरे से बाहर हो। ठीक है, यही तो एक सिस्टम लाना चाहते हैं। जहां धान घोटाले की बात करते बार बार, भैया धान का क्या घोटाला, हमारी तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई। उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी भी सब प्रवक्ता एक बात कहते हैं बार बार, धान का एक सिस्टम है, धान खरीद के सरकार व्यापारियों को देती है, जिनकी मिल होती है वो चावल निकाल के वापिस सरकार को देता है। एक सिस्टम है, स्टॉक कर देते हैं हम। पहली बार 3 बार फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है, उसके लिए मैं तो हैरान हूं। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा जी एक बात कहते हैं, आप व्यापारियों को तंग कर रहे हो। जब हम अपना स्टॉक चेक करें, सरकार अपना स्टॉक चेक करिए, स्टॉक दिया है, पैसे देंगे, माल वापिस लेंगे, एक तय है, उसमें घोटाला कहां से हो गया? अगर किसी के यहां कम भी मिला, उस पर सरकार ने कही आप अपना पूरा करके हमें सरकार को वापिस पूरा करो। यही तो था। 3-4 मिलर के पास कम मिला स्टॉक, सबको पता है। वेरीफाई बार बार करना पड़ा। हाँ, पर करना पड़ा ना, कैमरे लगा के करना पड़ा। विपक्ष बार बार यही तो कह रहा था, कभी तो कहीं स्टॉक नहीं है, जब स्टॉक चेक करने जाए तो आप व्यापारियों को तंग कर रहे हैं। मैं दो मुड़ी बातें ना करें। और कोई घोटाला नहीं, धान घोटाला नहीं है, 1-2 व्यापारी के यहाँ कम स्टॉक मिला है, उनसे रिकवरी करिए, सरकार ब्याज के साथ रिकवरी करेगी। अमानत हमारी सरकार की, प्रदेश की, देश की अमानत है वो। ठीक है, उन्होंने अगर घटाई है वो देंगे ब्याज के साथ। एक एक करके हर पॉइंट पर जवाब ले लेते हैं। अब रजिस्ट्री की आ गई, एक मिनट मत करूंगा। रजिस्ट्री में तहसीलदारों ने जो रजिस्ट्रियां की है उनके खिलाफ FIR करा दी, और क्या कराना है, जांच बैठा दी।
और क्या कराना चाहते हो आप? ठीक है, रजिस्ट्रियां होती रही हैं जिस तरह से एक सिस्टम के तहत हो रही थी। मैं कह रहा हूं कोई ऐसी रजिस्ट्री लेके आइयो, कोई सरकारी बिल्डिंग की कर दियो, सरकारी जमीन की कर दियो, कोई इनलीगल कर दियो, कोई लेके आइए। एक सिस्टम है प्लॉटिंग का, जो सिस्टम आज नहीं है। गुड़गांव इतना बड़ा थोड़ी था। मैं तो कह रहा हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसी बातें करें। 57 सेक्टर सबसे आखिरी गुड़गांव में आया था। 57 सेक्टर के बाद सब प्राइवेट बिल्डरों को आपने दे दी। आम आदमी प्लॉट कहां खरीदेगा? प्राइवेट बिल्डर से कोई खरीद नहीं सकता। सरकारी प्लॉट आप बोली पर दे नहीं रहे, ना लॉटरी में दे रहे, ना बोली पर दे रहे। आपने एक सेक्टर भी नहीं काटा 10 साल में। कमाल कर दिया आपने। गैर इनलीगल कॉलोनियां बसाने का काम किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो दुनिया के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं। सब जमीनें बेच खाई। बहुत बड़ा आरोप है सर ये। मैं तो कह रहा हूं, वहीं बैठ के कह रहा हूं, अभी इस दुनिया में सबसे बेईमान आदमी जमीनों के मामले में कोई है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर कोई इस दुनिया का है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। मैं तो कह रहा हूं आरोप है हमारे। तो हम पहले इनेलो में थे, जब आरोप हमारे तो आरोप पत्र दे क्या राज्यपाल जी को दे रखे हैं। कोर्ट में केस चल रहे हैं, किस किस तरह के केस चल रहे हैं सबको पता है। जमानत पे हुड्डा साहब, वो भी जमीन के घोटाले में। मनीष जी, मेरे भाई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले लेकर बड़े जोर शोर से घोटालों की बात करी, जमीन की बात करी, केस की बात करी, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि जितने मुकदमे भाजपा ने अपनी बदनीयती से हुड्डा साहब पे दर्ज करे थे, उसमें से आधे से ज्यादा मुकदमे में वो क्लीन चिट हो चुके हैं, जिनमें ना तो कोई साक्ष्य मिला ना कोई तथ्य मिला। सिर्फ और सिर्फ उनको परेशान करने के लिए जो मुकदमे दर्ज किए गए वो खारिज भी हुए और कैंसिल भी हुए। और उसके बाद देखो कैसी विडंबना है, जो जेजेपी कल तक इनेलो में थी, इनेलो और जेजेपी एक थी, और जो कल तक इनसे सवाल पूछते थे खट्टर साहब से, आज इनके साथ खड़े हैं क्योंकि इनकी मजबूरी है मलाईदार सीट पर खड़े होकर। आज ये हमारे से कह रहे हैं जांच कैसी एफआईआर कर दी, घोटाला कहां हुआ, घोटाला कैसे हुआ। बड़े शर्म की बात है, हरियाणा में हर व्यक्ति को पता है घोटाला क्या हुआ। फेसबुक पर लाइव चल रही है, तहसीलदार 1 लाख रुपए मांग रहा है, 1.5 लाख रुपए मांग रहा है, लाल किले की रजिस्ट्री 1.5 लाख रुपए मांग रहा है, भाई ताजमहल की रजिस्ट्री के मांग रहा है। आप कहते हो हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, हम भय मुक्त शासन देंगे। कल ट्रिपल मर्डर हो गया गुड़गांव में, कहां है कानून व्यवस्था? कभी बलात्कार हो रहे हैं, कहां है कानून व्यवस्था? तहसीलदार पैसे मांग रहा है, लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपने सोशल मीडिया और मीडिया के दबाव में आने के बाद तहसीलदारों के ऊपर मुकदमे दर्ज करी और खाना पूर्ति पूरी करी, और तहसीलदार ने खुले कहे कि मंत्री को भी पैसे देता हूं, संतरी को भी देता हूं, और ऊपर तक पैसे जाते हैं, जिसको मेरी रिपोर्ट करनी है कर लो। जिसके सरकार में अफसर खुलेआम पैसे मांग रहे हो और खुलेआम वीडियो वायरल हो रही हो, और उसके बाद आप अपनी छाती ठोक रहे हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हमारी सरकार में ये तो आरोप कांग्रेस सरकार के समय में मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाए जा रहे हैं ना। ये तो ऐसे आरोप तो ये वहां भी लग रहे हैं। आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होने में बड़ा फर्क है शुभेंदु जी। यहाँ पर तो लोग सिद्ध कीजिए ना सर। यहाँ पर लोग वीडियो बना रहे हैं, कांग्रेस नहीं बना रही। यहाँ पर लोग कंज्यूमर, जो आदमी रजिस्ट्री कराने गया है, वो तहसीलदार के कमरे के बाहर खड़ा होकर फोटो खींच के वीडियो बना रहा है कि मेरे से पैसे मांग रहे हैं, मेरे से 1 लाख रुपए मांगे। जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लो। मेरे भाई एक मिनट मेरे भाई जो बात कर रहे हैं, हाँ। एग्रीकल्चर जमीन की अगर रजिस्ट्री कराते हैं 1000 गज से ऊपर, ये उसको उसमें दिखाते हैं, अपने अर्बन में प्लॉटिंग में दिखाते हैं, और उसके नजायज पैसे मांगते हैं किसान से। आज किसान रो रहा है, दर दर भटक रहा है। अगर किसानों की कोई आवाज है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में। ठीक है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है इनको। दलबीर जी जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए। सर समेंदु जी, यहाँ मैं तो कह रहा हूँ कौशिक जी बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, गुड़गांव में थे क्या 2004 के बाद जनता के लिए कोई सेक्टर दिया आप लोगों ने? 10 साल के राज में सारे प्राइवेट बिल्डर, बीच में नहीं बोलना, सारे प्राइवेट बिल्डरों को जमीनें दे दी। आज जो पानी की एक समस्या है निकासी की, मैं कह रहा हूं पंचायती रस्तों के रास्ते बदल दिए, जोड़ खत्म कर दिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। ऐसे ऐसे बिल्डर वहां बैठा दिए, सबको पता है, अंदर जाएंगे 100% जाएंगे, जिस तरह का केस में जमानत पर चल रहे हैं। लेकिन ये तो सीना ठोक करके कह रहे हैं कि एक्शन तो हो ही नहीं रहा। हाँ, अरे भैया आप कह रहे हो, सारी बात मैं आपकी सही मान रहा हूं। क्या हमने एक्शन नहीं लिया? क्या तहसीलदारों को सस्पेंड नहीं किया, कार्रवाई नहीं की? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप, अरे भाई पता लगेगा। हाँ। हम कार्रवाई करने वाले लोग हैं, हमने बताई बार बार कि हम कार्रवाई करते हैं। आप क्यों नहीं गए कोर्ट में? आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है तो आप लेके जाइए। आप एफआईआर क्यों नहीं कराते? उस जहां की बातें हो रही है उस व्यक्ति को लेकर आप जाइए ना। आप भी तो विपक्ष में, हमने तो अपनी कर दी, आप क्या कर रहे हो? आप नहीं कर सकते। क्यों? ये कॉलोनी आपकी काटी हुई, सारी ये पुरानी कॉलोनी आपकी काटी हुई है। ठीक है, जो इनलीगल कॉलोनी आप बोलते हो जिनको। ठीक है,
ठीक है, जरा मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। मैं ब्रेक के बाद जब वापस लौटूंगा तो योगेश कौशिक जी और सुखबीर जी हमारे साथ दोनों बने हुए हैं, जरा उनसे भी रिएक्शन लेना है। लेकिन ये प्लॉटिंग को लेकर के जब सवाल उठ रहा है तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो एक्शन ले रहे हैं, अगर कोई भी अनियमितता पाई जा रही है तो फिर कितनी अवधि का होगा, कितने समय का होगा, कौन कौन से मुद्दे होंगे और किन किन सवालों के साथ विपक्ष विधानसभा के भीतर हाजिर होगा, क्या जवाब दिए जाएंगे। और उन्हीं सब जवाबों को तलाशने के लिए, सवालों का जवाब खोजने के लिए जरा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। योगेश कौशिक जी से जरा जल्दी से रिएक्शन लेता हूं। सुखबीर जी आता हूं मैं आपके पास, मैं आपसे भी रिएक्शन लूंगा एक एक करके। योगेश कौशिक जी, आपको लग रहा है कि ये जिस तरीके से घोटालों, क्योंकि विपक्ष के द्वारा ये कहा जाता है कि सरकार में रह करके अब जेजेपी ने परिभाषा बदल दी है घोटालों की जो शब्दार्थ है वो बदल दिया है। अगर सरकार में रहते किसी भी कमी को सामने ला करके अगर उस पर एक्शन लेते हैं तो वो घोटाला नहीं मान रहे। देखिए, मैं एक एक करके सारी बातें कर देता हूं। अभी दलवीर भाई ने एक्सप्लेन किया जीरी के बारे में, इसमें कोई दो राय नहीं कि थोड़ी बहुत अनियमितता हुई थी उसमें, और अनियमितता ये भी है कि कोई एक जो मिलर है वो भाग गया है। बट इनका कहना यह है कि भी हमने पैसा वसूल करने का अपना प्लान कर लिया है, इसका मतलब इन्होंने एक्शन ले लिया है। इसका मतलब अनियमितता तो हुई उसमें। अब आते हैं हम दूसरा, जो अभी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी कोविड के बाद कि ये जो सेल परचेज जो हो रही है, इसकी जो भी आ रही है चीजें, नहीं वो उसकी मंडी में उसमें गड़बड़ हो रही है, तो उसमें गड़बड़ की जो बात हुई तो उसमें मुझे मैं ईमानदारी से उस वक्त मैंने जो कहा था मैं वही रिपीट करूंगा कि इतना बड़ा संकट होते हुए भी वो मैनेज हो गया, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कोविड का बहुत बड़ा खतरा था उस टाइम पे। उसके बाद तीसरी बात हुई थी अवैध खनन की। अवैध खनन में 1000 ट्रक जो है एक साथ रोक लिए गए थे फरीदाबाद के रोड पे, और इन्होंने मान लिया सरकार ने कि भाई हमने इनके ऊपर फाइन कर दिया है। अब इसके बाद इनकी बात हम करते हैं शराब का जो गड़बड़ हुई, शराब के बोतल गायब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उसमें मुकदमा हो गया, FIR लॉन्च हो चुकी है, इसमें कोई दो राय है नहीं, इसका मतलब उसमें भी था। अब इसके बाद हम इसकी रजिस्ट्री की करते हैं, रजिस्ट्री में भी जब इन्होंने एक्शन ले लिया इसका मतलब इसमें भी था, सरकार ने मान लिया और FIR करने तक की बातें आ गई। ठीक है, अब इनका सरकार का जो कहना है, सरकार ये कहती है कि अब इससे आगे और हम क्या करें ये बताओ। वो चीज ये शायद विधानसभा में पूछना चाहते होंगे, विधानसभा में भी होगा तो सवाल जवाब के आप इससे आगे बताओ हमसे क्या चाहते हो। भाई आप लीगली तो बात करोगे ना, जैसे अभी ढुल साहब ने आपने एक सवाल किया, लीगल सवाल था वो कि जी अगर कोई कोविड का MLA मिला तो क्या आप उसे आने दोगे या नहीं आने दोगे। लीगली तो वो आ सकते हैं, बट उन्होंने अपना वो आज के दिन कानून का हवाला दे दिया कि भाई क्योंकि इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी मानते हैं हम लोग इसको, जब मेडिकल इमरजेंसी पूरे देश के अंदर लागू हो गई है तो हमें वो कानून मानना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम अगर घोटालों की या इनकी जो बात करते हैं, अल्टीमेटली तो कोर्ट में क्या प्रूव होता है उसकी बात है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली तो बात ये है कि भाई ये सरकार ये कहती है कि हमने एक्शन ले लिया, इससे ज्यादा क्या चाहते हो उसके बाद ठीक है। हाँ ठीक है, सुखबीर जी, आपको लगता है कि सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सही हैं और अभी तक चाहे जो भी मामला हो सामने आया, संज्ञान लिया और उस पर एक्शन ले लिया, इसके बाद क्या? क्योंकि जिस तरीके से योगेश जी भी कह रहे हैं कि आप बताइए तो सही, आपत्ति किस बात को लेकर, एक्शन ले लिया तो उसके बाद क्या, फिर आप और क्या चाहते हैं? फिर शुभेंदु जी, जिस प्रकार से विगत के 9 महीनों में 9 बड़े घोटालों पे सरकार लीपापोती करने का प्रयास कर रही है, जब चावल में कोई घोटाला नहीं था तो फिर उनकी बार बार फिजिकल वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं थी, नंबर 1 बात। दूसरी बात जो अभी बात आई खनन की, जब 1000 ट्रक एक दिन में ये इंपाउंड करते हैं, इसका मतलब ये है कि अवैध खनन हो रहा है। तीसरी बात जो आई आपके अवैध शराब की, देखिए L1 से भी, थानों में जो जमा शराब थी वहां से भी, और एक्साइज की भी, जहां पे एक्साइज के गोदामों में जो शराब थी, निसंदेह वो चोरी हुई या चोरी करवाई गई। और जब कोरोना काल में जब हर चौक चौराहे पे पुलिस तैनात थी, आखिर किन हालात में और कैसे इतनी भारी मात्रा में शराब की तस्करी ना कि सिर्फ हरियाणा प्रदेश में हुई अपितु और भी दूसरे प्रदेशों में भी हुई, ये बात जांच में साबित हो चुकी है। और जो इन्होंने शराब के मामले में जो SCT गठित करी, जब एक ऐसी कमेटी जिसके पास कोई कानूनी प्रावधान ही नहीं है, और उसकी भी रिपोर्ट पे अगर हम शुभेंदु जी जाएं, जिस प्रकार से उन्होंने सवाल उठाया जो शराब का तस्कर है, उसमें उसको जिस प्रकार से
एक व्यक्ति जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड शराब का तस्कर, इस पे पहले भी बहुत मुकदमे हैं, उसको आखिर किस सूरत में आर्म्स लाइसेंस दिया गया, नंबर 1, और कैसे उसको सरकारी सुरक्षाकर्मी पुलिस के दिए गए। देखिए, ये आईवास करते रहे, ये कहते रहे कोई घोटाला नहीं, कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूं कि शराब का जो विषय आया, निसंदेह उसमें आबकारी मंत्री माननीय दुष्यंत चौटाला जी और इस प्रदेश के गृह मंत्री माननीय अनिल विज जी, इन दोनों का कहीं ना कहीं ये अपनी जो एक जिम्मेदारी, इनकी संवैधानिक जिम्मेदारी थी, उसमें ये पूर्णतः विफल रहे हैं। ये प्रदेश तय करेगा। इन्होंने तो अपनी तरफ से आईवास कर दिया, एससीटी बना दी और कह दिया कि भाई अब इसमें हम इससे ज्यादा क्या करें। इससे ज्यादा आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। जब आपके थानों से शराब चोरी होगी तो इससे ज्यादा और बुरा हाल प्रदेश का क्या होगा। और जिस प्रकार से इसके भी अलावा रजिस्ट्रियों में कह रहे कि मुकदमा दर्ज कर दिया, क्या इनको पहले नहीं पता था। देखिए, इन सबको ये जो तहसीलदार स्तर के जो अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, ये भी कहीं ना कहीं आईवास है। अगर सरकार को नहीं पता है कि आपके नियंत्रण में कौन अधिकारी किस जिले में क्या भ्रष्टाचार चल रहा है, तो ये तो विफलता का इंगित होती है। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। जवाब इन 9 महीनों में 9 बड़े घोटाले जिनका बार बार जिक्र हुआ है, उसमें पूर्णतः विफल रही है। ये जितना मर्जी जनता को समझाने की कोशिश करें, लेकिन निसंदेह जनता हर बात को बहुत बेहतर तरीके से जानती है। तो तंवर साहब, मेरा एक सवाल है, क्या आप इन मंत्रियों के रिजाइन मांगने की बात करते हैं? जी। इसके बाद तो यही बात होगी। क्या आप इन मंत्रियों का रिजाइन चाहते हैं? कौशिक जी, निसंदेह इन मंत्रियों को, इन सारे मंत्रियों को, जो भी जिन के विभाग में भी जो बात हुई है, इनको अपने सब विवेक से स्वयं ही त्याग पत्र देना चाहिए। पर आपने ऐसा है, आपने कहीं शो तो किया नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज तो कहीं बोल नहीं रही। नहीं, ठीक है, नहीं, अब आप आओ ना, रोड पे आओ। जरा रिएक्शन भी ले लेते हैं। रविंद्र जी, ये जो बातें हैं, ये आगे बढ़ करके अब ये है कि अगर जिसके पास भी जिस विभाग के अंदर खामी है, तो उस विभाग के मंत्री को अब स्वतः ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको लगता है क्या, रविंद्र जी? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, कोई भी हो, चाहे सरकार कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोसेस ऑफ लॉ है टू टेक प्लेस। कानून का तो एक तरीका, कानून सम्मत एक तरीका होगा। आरोप लगेंगे, प्रत्यारोप भी लगेंगे, जांचें भी होंगी, जांच के बाद में नतीजे भी आएंगे। जहाँ तक बात राजनीतिक तौर पे मंत्री स्तर के ऊपर किसी प्रकार की कोई ओनर्स लेने की बात है अथवा किसी इस्तीफे की बात है, वो तो बात तभी है ना जब आपके पास में या किसी जांच के दौरान कोई इस प्रकार का सबूत पाया जाए कि जहाँ पर वो जो है मंत्रीगण या कोई भी इस प्रकार का हाईएफ जो है वो खुद इस मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व पाया जाए। तो राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं विपक्ष के द्वारा। ठीक है, राजनीति में ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। शुभेंदु जी, सरकार को मैं डॉक्टर साहब की बात का जवाब दे दूं, जिस प्रकार से आसानी से लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सुन ले जरा। बार बार कथित रजिस्ट्री घोटाले की बात कर रहे हैं, तो जो है कल कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है उसका एक्सेप्ट हो रखा है, तो विधानसभा की कार्रवाई के दौरान उसके ऊपर चर्चा होगी। मैं कहूंगा कि जो आरोप लगा रहे हैं, शुभेंदु जी, मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं, जरा एक करके सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, फिर मैं सुबीर जाता हूँ आपके पास। हाँ, दिक्कत क्या है? मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। हाँ, बताइए। शुभेंदु जी, जो भारतीय जनता पार्टी का पिछला कार्यकाल था, उसमें चरखी दादरी के डीसी और जो सारा का सारा गोलमाल करके जिस प्रकार से भूमिका सामने आई थी, क्या हुआ उसमें आज तक बता दे जरा, क्या वो घोटाला नहीं था? ये सारे उसी तरह में सारे घोटालों को ही लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। बताएं जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्या डीसी की भूमिका नहीं थी उसमें, जो खनन और ओवरलोडिंग का मामला था? दलबीर जी, ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ता हूँ। शुभेंदु जी, जनता की भलाई करना सरकार की जिम्मेदारी, और विपक्ष जो मुद्दे बताती है ये हमारी जिम्मेवारी है उनका समाधान देना। मैं बिल्कुल कहता हूं, सैन्ना ठोक कर कहते हैं, सरकार का काम है जनता की भलाई कैसे हो, और विपक्ष ने कोई मुद्दा उठाया है उसको तसल्ली कराना हमारा काम है। और हमने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के उस माध्यम से बहुत कराई, मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दुष्यंत जी ने की, अनिल विज जी ने की, एक एक बात बताने का काम किया है, कार्रवाई की है। नैतिकता की बात लेकिन इनेलो वाले कहते तो अच्छे नहीं लगते मेरे को। वजह इसकी, जो पार्टी इतनी पुरानी पार्टी थी,
मतलब चुनाव चिन्ह छीनने छोड़ तक की दीजिए, नौबत खैर आ गई। वो जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, पुरानी वो चीजें हैं, जिम्मेदारी उसको की बात छोड़ कर रहे हैं देते क्या? हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारी जिम्मेवारी है, ये सरकार की जिम्मेवारी है। वो जिम्मेदारी की बात ना करें, वो जिम्मेदारी की बात ना करें। आपकी कर रहे हैं दलबीर जी बात होने के बाद तो ठीक है। मैदान छोड़ देना चाहिए। ठीक है। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि विपक्ष जब ये कह रहा है कि एसआईटी की जगह आपने एससीटी बना दिया, तो क्या एक बार फिर से विचार किया जाए कि क्यों नहीं, बार बार नहीं कह रहा हूं, क्यों नहीं विचार करा जाए? बिल्कुल विचार करा जाए। विपक्ष कैसे तसल्ली हो, जनता की भलाई कैसे हो, बिल्कुल हम तैयार बैठे इस बात के लिए। विधानसभा में बात रखो, आपको जवाब मिलेंगे एक एक बात के। हम तो बार बार जो भी आपने मुद्दे दिए हैं हमने कार्रवाई करने का काम किया है। रजिस्ट्री में क्या मामला है? रजिस्ट्री का मामला मैं बताता हूं। बिना एनओसी के रजिस्ट्री करना ये घोटाला है। हम मानते हैं, सरकार इस बात को मानती है। सरकार की गाइडलाइन से अगर एनओसी लिए बिना आपने रजिस्ट्री कर दिया, आपने गलत काम किया, तहसीलदार साहब उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी है। और आप देखना इसी तरह से जो बात हमारे सामने आई हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये भूपेंद्र हुड्डा की सरकार नहीं है या जमीनें बेचो, खाओ, कॉलोनियां काटो, सेटिंग करो, ये नहीं है। ये सरकार वो सरकार है, जनता की भलाई के लिए काम करेंगे और जो भी चीज सामने आएगी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, यानी कि एक्शन होगा। बीच में ऐसे ही लोग बोलते हैं कि तकलीफ होती है, मैं बीच में नहीं बोला उनके, मैं के बीच में नहीं बोला, मैं दिन के बीच में नहीं बोला। आपने बार बार इस्तीफा मांग रहे दुष्यंत जी का, मैं दिन के बीच में नहीं बोला। मैं कह रहा हूँ जिम्मेवारी आपकी भी बनती है, आपका चुनाव चिन्ह छिन गया है, फिर भी आप ठीक है। ये लोकतंत्र की मैं खूबसूरती कहूंगा, आप बैठे हैं, ठीक है मनीष कटाना जी जरा जवाब ले लेते हैं। ठीक है सुखबीर जी, ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको भी मौका दूंगा सर, आपको भी मौका दूंगा, मैं आपको भी मौका दूंगा सर, आप अपनी पूरी बात रखना, मैंने आपको पहले भी मौका दिया। ठीक है, मनीष कटाना जी। मेरे भाई धनखड़ साहब ने कहा विपक्ष दुखी है। विपक्ष दुखी है, ये सही बात है। विपक्ष दुखी है हरियाणा की जनता का दुख देखकर, जिन्होंने बहुत हिम्मत के साथ, बहुत धैर्य के साथ वोटिंग करी, जनप्रतिनिधि चुने, और जिस तरीके से मीडिया वालों ने जिस तरीके से सरकार को बनाने में अपना योगदान दिया, और आज जो सरकार जो काम कर रही है, मेरे भाई 57 सेक्टर का जिक्र करते हैं, 5 साल तो बीजेपी की सरकार रही और 1 साल आपको भी होने को जा रहा है। आप बता दो ना कौन सा सेक्टर आपने काट दिया हो। बार बार आप रजिस्ट्री की बात करते हो, आपको नहीं पता जब मुख्यमंत्री जब गुड़गांव में आते हैं, जब उनका खर्चा उठाता है तो वो कौन उठाता है? वो खर्चा कहां से आता है? वो टेंट, वो खाने का खर्चा तहसीलदार उठाता है। सारी बातें आपको पता है, फिर आप इतने अनसुने क्यों बन जाते हो कि ऐसा नहीं है? और आपने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा, कंप्लेंट हुई है। जिस अभियुक्तों को जिनको तंग किया गया, जिनसे पैसे लिए गए, उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई, उस पर वह सरकार ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी। आप बता दीजिए सरकार ने कोई अपनी एफआईआर दर्ज करी हो तो पहला झूठ। और जो दूसरा झूठ की जो बात कर रहे हैं कि घोटाले क्या हुए, अरे अगर मेरा भाई, अगर इनेलो का प्रवक्ता आपसे इस्तीफे की बात कर रहा है, हमने अगर आपके पास आज दुष्यंत जी के पास 12 महकमे हैं, और जिस दिन से उनके पास एक्साइज महकमा है, लॉकडाउन पहले दिन से लेकर, चाहे वो बड़े बड़े चैनल हो, एक ही बात हुई कि शराब के ठेके खुलेंगे या बंद होंगे। कभी खुल रहे थे, कभी बंद हो रहे थे, कभी एक्साइज की गाड़ियां जा रही थी, कभी नोटिस जा रहे थे, कभी पास इश्यू हो रहे थे। जब आपको ऐसा लगता है कि आप सरकार में इस महकमे को लेकर बदनाम हो रहे हैं, तो आप छोड़ देते जब तक उसकी जांच नहीं होती। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उसमें लिप्त हो, आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। आप छोड़ो उस बात को। आज आपने एक भी बात ये नहीं करी शिष्टाचार की, भ्रष्टाचार की, हम एसआईटी गठित करेंगे, सरकार की जवाबदेही है। आप कह रहे हो हुड्डा सरकार की बात, अरे भैया हुड्डा सरकार में जो बेरोजगारी दर था वो देखो, और आज देखो हरियाणा का युवा सड़कों पर है, वो देखो। आप समय जरा कम है, 75% भर्ती की बात कर रहे थे, बताओ आपने 5100 रुपए पेंशन की बात करी, वो बताओ। शनिवार इतवार को तुगलक की फरमान अरमान फारिग कर दिया, बाजार बंद कर दो। अरे व्यापारी कितने मुश्किल से पटरी पर अपना जीवन ला रहा था, व्यापारी किस तरीके से व्यापार कर रहा था, लोगों के घर कैसे चल रहे थे, जाके देखा। मैं जरा जल्दी से रिएक्शन, योगेश जी से रिएक्शन हूं, लेकिन दलबीर जी इसी डिबेट, इसी कार्यक्रम में आपने ये कहा था कि विधानसभा का जब सत्र होगा तो 75% आरक्षण जो है हरियाणा वासियों को देने को लेकर बिल इस बार के सदन में, सत्र में लाया जाएगा। तो क्या उसमें इस बार है? सवेंदु जी,
बिल्कुल सरकार की प्लानिंग है। वो बिल लाकर ने पास कराया जाएगा और आगे हमारे हरियाणा में जो बेरोजगारी है और हरियाणा वासियों को, जो बच्चों को हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा रोजगारियां प्रावधान करें, हम उनको ट्रेंड करें। ये भी आज आपको देखा होगा, आज हमने तैयारी करी, मुख्यमंत्री ने बैठ के प्लानिंग की है बच्चों को कैसे तैयार किया जाए। हम एक प्लानिंग बना के चल रहे हैं। और भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2031 की प्लान तो सारा बेच गए, जमीन ना बची ना। देश भर के अंदर हरियाणा पहला ऐसा राज्य बनेगा जब जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर के आपको बताना चाह रहा हूँ। और मैं कह रहा था विपक्ष क्यों दुखी है? विपक्ष इसलिए दुखी है, किसान खुशहाल है। 2000 मंडियां लगा के, रिकॉर्ड है ये, 2000 मंडियां लगा के, ठीक है, एक एक दाना किसान का खरीद के उनका पैसा उनको दिया गया। योगेश जी, अब ये जो देखने में तो मोटा मोटा नजर आ गया कि बहुत सारे मुद्दे हैं, आग है, कुछ ना कुछ चिंगारी है तभी आग लग रही है, तो यानी कि मुद्दे तो हैं और इसीलिए विपक्ष भी कह रहा है कि सत्र की अवधि अगर कम हो तो हमारे जो विषय हैं वो उठ नहीं पाएंगे। वो तो नहीं उठेंगे, मेरा मानना है। और मैं देखिए, मैं प्रैक्टिकल बात किया करता हूं और वहां भी सारे लोग प्रैक्टिकल बैठे हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि सत्र बहुत छोटा होगा। अब उसके बाद जो ये चाहते हैं, अपोजिशन जो चाहती है कि अपनी बातें उठाएं, ये नहीं उठा पाएंगे। और अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा तो सरकार के वो अपना कराएंगे। अब इसके बाद जो जिसकी घपला ये बातें कर रहे हैं, कई चीजों को की डेफिनेशन बदलते ही वो भ्रष्टाचार नहीं रह जाता। डेफिनेशन क्या है? जैसे अभी भाई ने कहा, दलवीर ने, कि अगर एनओसी नहीं है तो वो भ्रष्टाचार है और रजिस्ट्री हो गई तो सरकार इनकी है। जिसको ये बचाना चाहेंगे उसका बैक डेट में एनओसी लगा दें, उसका कोई रिकॉर्ड तो खास होता नहीं है। लो जी, ये एनओसी हो गया, खत्म, ठीक है। ऐसे ही वो डेफिनेशन। अच्छा, उसके अलावा और डेफिनेशन बताता हूं कि एक पावर बिना एनओसी के भी, जैसे तहसीलदार की पावर नहीं है, एसडीएम की पावर नहीं है, डीसी की पावर हो सकती है, डीसी के साइन हो जाएंगे, बात खत्म हो गई। जैसे एसएटी की बात कर रहे हैं ना वो लोग, उन्होंने पूरी नहीं की। एसएटी की प्रॉब्लम ये रही कि उसके पास पावर ही नहीं थी कोई भी, तो वो कोई अपना कंक्लूड ही नहीं कर पाई। माफी के साथ सभी को रोकना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन जरा हम आपको बता दें कि जिस तरीके से मौजूदा वक्त में चीजें चल रही हैं, विपक्ष के वार पर सरकार आखिर पलटवार कैसे करेगी, और जो बहुत सारे सवाल विपक्ष के पास हैं, जिन मुद्दों को लेकर के सत्र के दौरान सवाल उठाने थे, उनको लेकर के क्या तैयारियां सरकार की तरफ से, उन्हीं सभी चीजों को लेकर के हमने इस कार्यक्रम में चर्चा की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।